हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों 2024 से लेके 2013 तक के पॉलिटी के PYQ मेंस के हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारे 2024, 23 और आज हमारे 2022 के सारे PYQ कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने डिटेल डिस्कशन किया है सारे के सारे PYQs का। ध्यान रखिएगा, यदि आप क्लास में नए हैं तो पिछली क्लासेस जाके जरूर सुने। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं 2022 के अंतिम 2 प्रश्न के साथ। प्रश्न आपके सामने है, भारत और फ्रांस के राष्ट्रपतियों के चुनाव की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी बेसिकली आपका जो पॉलिटी में एक टॉपिक दिया है कि अलग अलग देशों के संविधानों की तुलना, तो कंपैरिजन पे प्रश्न पूछा है सीधा। भारत और फ्रांस के राष्ट्रपतियों की चुनाव की जो प्रोसेस है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो चुनाव प्रक्रियाएं हैं, यानी सबसे पहले हम परिचय इसमें बता देंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, और इसी के साथ साथ या तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, भारत और इधर फ्रांस है ना, तो यहां फ्रांस के राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया ना, यहां पे 2-2, 3-3 विशेषताएं बता देंगे, और फिर उसके संदर्भ में क्या बेसिक आलोचना है, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली की क्या आलोचना की जा सकती है, फ्रांस के राष्ट्रपति की क्या की जा सकती है, इसके संदर्भ में बताते हुए सीधा हम निष्कर्ष पे आ जाएंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी अलग थलग बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमें दोनों देशों के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को समझाना है ना, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम परिचय बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति अपने अपने देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। दोनों देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है, लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम मात्र के प्रधान होते हैं। वहीं फ्रांस में अर्ध अध्यक्षात्मक न्याय शासन प्रणाली है। ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव और दोनों देशों में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं विद्यमान है ना, ये बता दिया हमने। यहां ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम आगे बताएंगे ही कि भारत में कैसे चुनाव होता है, वहां कैसे होता है। भूमिका में ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। हमने सीधा दोनों देशों की शासन प्रणालियां बताते हुए ये बता दिया कि देखो भाई, संसदीय शासन प्रणाली है तो नाम मात्र के प्रधान है, और वहां पे आप देखोगे कि अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है तो वहां पे निर्वाचन प्रणाली का तरीका अलग है। यहाँ पे राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख है और वहां पे राष्ट्रपति को ठीक ठाक पावर्स हैं। ठीक है, तो ये परिचय में हमने बेसिक जो विचारधाराएं हैं उनमें डिफरेंस करते हुए बातें बता दी। उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे भारत के लिए राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, या तो आप भारत की पहले पूरी बता दो फिर फ्रांस की बता दो, या फिर आप एक साइड भारत एक साइड फ्रांस कंपैरेटिव करके भी लिख दोगे। मेरे हिसाब से यदि स्पेस है आपकी कॉपी में तो कंपैरिजन करके लिखोगे तो वो ज्यादा आसान रहेगा और पढ़ने वाले के लिए भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। मुझे पीपीटी में थोड़ी दिक्कत थी, तो इसलिए आप इसको अपने तरीके से जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो कंपैरिजन, हम तुलना करके नहीं लिखते हैं, जैसे यहाँ पे भारत यहाँ पे फ्रांस, इस तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा सुविधाजनक होगा आपके लिए भी और पढ़ने वाले के लिए भी। ठीक है, तो पहला हम भारत के संदर्भ में पढ़ें तो अप्रत्यक्ष चुनाव। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पे एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के जो विधानमंडल है, विधानमंडल वाले जो यूटीज हैं, उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। यानी भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, किसके द्वारा हमने बता दिया। दूसरा, मतदान प्रणाली। भारत में एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली का पालन किया जाता है, जिसमें गुप्त मतदान होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक मतदाता के वोट का उस आबादी के आधार पर एक विशिष्ट मूल्य होता है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली से आप रूबरू होंगे, ध्यान रखिएगा।
नहीं है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। तो मतदान प्रणाली का प्रोसेस बता दिया हमने। फिर चुनाव प्रक्रिया, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम संख्या में प्रस्तावक और समर्थकों की आवश्यकता होती है। विशेष तौर पे यहाँ पे 50-50 समर्थक और प्रस्तावक चाहिए होते हैं। और मतदान प्रक्रिया के बाद सबसे अधिक मत पाने वाला जो उम्मीदवार है वो राष्ट्रपति बन जाता है। तो हमने 3 चीजें यहाँ पे बेसिक बता दी भाई। अप्रत्यक्ष चुनाव है, मतदान प्रणाली का प्रोसेस कैसे है, तो एकल, संक्रमणीय, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आधारित मतदान प्रणाली, और चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें बताने के बाद हम आलोचना के तौर पे क्या बता सकते हैं कि अप्रत्यक्ष, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधान के द्वारा होते हैं। तो इस आधार पे आलोचना की जाती है कि लोगों की इच्छा के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि नहीं होते हैं भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि नागरिक सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं देते हैं। हालांकि ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति पक्षपातपूर्ण राजनीति से ऊपर एक तटस्थ व्यक्ति बने रहे, है ना। और यहाँ पे वास्तविक प्रधान और नाममात्र प्रधान के बीच भी कुछ एक तरीके से शक्तियों का अंतर होना चाहिए। इसके चलते हम अप्रत्यक्ष जो चुनाव की प्रणाली है उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमने आलोचनात्मक परीक्षण कर दिया। अब यदि हम फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करें तो सबसे पहली बात, फ्रांस में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है। फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष लोकप्रिय वोट के माध्यम से होता है, जिससे नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने का अवसर मिलता है। तो एक डिफरेंस हो गया प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव। दूसरा, मतदान प्रणाली। फ्रांसीसी चुनाव में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है फ्रांस में, उसमें 2 चरणों वाली प्रणाली अपनाई जाती है। पहले चरण में सभी उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, है ना, और यदि पहले चरण में ही किसी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। लेकिन यदि पहले चरण में किसी भी व्यक्ति को पूर्ण बहुमत ना मिले तो ध्यान रखिएगा, शीर्ष 2 उम्मीदवार दूसरे चरण में आगे बढ़ते हैं, और दूसरे चरण में बहुमत प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति चुना जाता है। यानी मतदान प्रणाली, यहाँ पे दोहरी मतदान प्रणाली अपनाई जाती है। तीसरा, चुनाव प्रक्रिया। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को निर्वाचित अधिकारियों से न्यूनतम संख्या में समर्थन की आवश्यकता होती है। और 2 चरणीय प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि निर्वाचित राष्ट्रपति को मतदाताओं के बहुमत समर्थन प्राप्त हो, यानी जिसे बहुमत मिलेगा वही राष्ट्रपति बन पाएगा दोहरी चरणीय चुनाव प्रणाली के बाद। यदि इसकी आलोचना की बात करें तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया नागरिकों को अपने राष्ट्राध्यक्ष चुनने में प्रत्यक्ष रूप से बोलने का अधिकार देके उन्हें सशक्त बनाती है। हालांकि इसका परिणाम अत्यधिक राजनीतिकरण वाला कार्यालय भी हो सकता है। यानी प्रत्यक्ष तौर पे जनता के द्वारा जो चुने गए राष्ट्रपति हैं वो राजनीतिकरण कार्यालय के स्वरूप भी बन सकते हैं, जो संभावित रूप से एक एकीकृत व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका को कमजोर करते हैं। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, है ना। यहां तक आते आते हमने डिफरेंस और आलोचनात्मक परीक्षण कर दिया, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। और निष्कर्ष में हम बताएंगे कि जबकि भारत में राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने जाते हैं, उनके चुनाव की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव फ्रांस के नागरिकों द्वारा 2 चरणीय प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। दोनों प्रक्रियाओं की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से हो। तो दोनों के अपनी अपनी खूबियां भी हैं, कमजोरियां भी हैं। और दूसरी बात, दोनों की शासन प्रणालियां अलग हैं। तो इसलिए हमारी शासन प्रणाली के अकॉर्डिंग हमारे राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रणाली है वो हमें सूट करती है, और वहां के जो प्रणाली है, वहां की प्रणाली के अकॉर्डिंग वहां के राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रणाली है वो फ्रांस को सूट करती है। तो सिंपल सा प्रश्न है। तो यहाँ पे कुछ बताने के लिए परिचय, दोनों का कंपैरिजन, आलोचना एक एक लाइन में, क्योंकि आलोचनात्मक परीक्षण पूछा है तो कुछ कुछ बातें, और फाइनली कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप यूपीएससी की 2026
या 27 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे P2I बैच से। ध्यान रखिएगा ये पीटी मेंस और इंटरव्यू का एक फाउंडेशन बैच है। ये बैच शुरू हो रहा है 7 जनवरी से, तो देर किस बात की, फटाफट जाएं स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD लाइव कोड के साथ 2026 वाला बैच मात्र 28,999 में और 27 वाला 34,999 में मिल जाएगा। इसमें आपका पीटी की प्रिपरेशन, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंस एक तरीके से आपका पीटी यदि पास होता है तो मुख्य परीक्षा की निवासीय सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी जिन जिन बच्चों का पीटी पास होगा, और 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा है। तो देर किस बात की, फटाफट जाएं, LD लाइव कोड का प्रयोग करें, एडमिशन ले लें। यदि 2025 में प्रारंभिक परीक्षा देनी है तो आप सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम से जरूर जुड़ें। 10 जनवरी से नया बैच शुरू होने वाला है LD लाइव कोड के साथ मात्र 5,999 में। चलिए, इसके अलावा आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा करें। तो आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में किस तरीके से विकास हुआ और आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में जो भारत का चुनाव आयोग है उसकी भूमिका बता देनी है। अब यहाँ पे हम A to Z विकास क्रम बताएं उतना स्कोप नहीं है, हालांकि हम हल्का सा हिंट देंगे कि आदर्श आचार संहिता की शुरुआत हमें कहां से देखने को मिली और किस तरीके से भारत का निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता के सुनियोजित जो क्रियान्वयन है उसके लिए एक संस्थागत निकाय है और लगातार प्रयास करता है ना। तो सबसे पहले भूमिका के बाद हम क्रमबद्ध तरीके से आंसर लिखते हुए चले जाएंगे। भूमिका में हम बता सकते हैं कि जो आदर्श आचार संहिता है वो चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है ना, जो चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए जारी किया जाता है। यानी दिशा निर्देश है किसका, कि भाई किस तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करना है। चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए जारी किया जाता है। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों की आम सहमति से विकसित हुई अवधारणा है जिन्होंने सिद्धांतों का पालन करने के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन उनके पास कानूनी या वैधानिक समर्थन नहीं है। यानी आदर्श आचार संहिता भारतीय चुनाव में पालन होने वाली एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है जो राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित हुई, लेकिन इसके पास कोई वैधानिक या कानूनी आधार नहीं है। ठीक है, तो भूमिका में हमने ओवरऑल बता दिया। अब यदि हालांकि कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, MCC को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और एक समान खेल मैदान बनाए रखने के लिए इसका पालन किया जाता है ना। आप आमतौर पे आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वयन के बारे में सुनते होंगे, उल्लंघन पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रियाओं या चुनाव आयोग द्वारा जो दिए गए दंड इत्यादि के बारे में भी सुनते होंगे। तो सबसे पहले निर्माण और विकास है ना। निर्माण और विकास के संदर्भ में हम बताएंगे कि प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने 1960 में आदर्श आचार संहिता तैयार की और 1960 के बाद से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नई चुनौतियों का समाधान करने तथा विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को शामिल करने के लिए समय समय पर आदर्श आचार संहिता को अद्यतन और संशोधित करता रहा है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि 1960 में जो आदर्श आचार संहिता बनी वो आज भी लागू है, क्योंकि समय, काल, परिस्थितियां, आवश्यकताएं बदली, प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण हुई, तो हर एक एंगल के आधार पे आदर्श आचार संहिता को अद्यतन किया जाता रहा है समय समय पर। 1960 के बेसिकली इसकी शुरुआत होगी और समय समय पे अद्यतन किया गया। अब यदि आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वयन और प्रवर्तन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता को लागू करने, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकारी अधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार इकाई है ना। दूसरा, ये जो आदर्श आचार संहिता, इसे हम एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं चुनाव के संदर्भ में,
कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, फिर भी चुनाव आयोग के पास उल्लंघनकर्ताओं के जो विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसमें चुनाव आयोग चेतावनी जारी कर सकते हैं, फटकार लगा सकते हैं और चरम मामलों में चुनाव रद्द भी कर सकते हैं। यानी आदर्श आचार संहिता को क्रियान्वित करना, प्रवर्तन उसको लागू करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? भारत के निर्वाचन आयोग की। दूसरा, जागरूकता और शिक्षा। जो राजनीतिक दल, उम्मीदवार और आम जनता के बीच आचार संहिता के बारे में जागरूकता पैदा करने का काम भी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है और देश भर में बहुत सारे आउटरीच कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमिनारों के साथ साथ मीडिया अभियानों के माध्यम से जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो आदर्श आचार संहिता का प्रचार प्रसार करने का काम करता है, जिससे जनता भी जागरूक हो, जनता भी शिक्षित हो, है ना। ध्यान रखिएगा, ताकि आदर्श आचार संहिता को व्यवहारिक तौर पे लागू किया जा सके। और साथ ही केवल जागरूकता अभियान ही नहीं बल्कि निगरानी और शिकायत निवारण, आदर्श आचार संहिता का बेहतर तरीके से परिपालन हो रहा है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए जो भारत के निर्वाचन आयोग है वो निगरानी तंत्रों की भी स्थापना करते हैं, जैसे सामान्य पर्यवेक्षक, व्यय पर्यवेक्षक और उड़न दस्ते इत्यादि। यह आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली की भी व्यवस्था करता है। राष्ट्रीय शिकायत निवारण प्रणाली, केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना के साथ साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स भी शामिल हैं। यानी कि यदि हम आदर्श आचार संहिता के विकास की बात करें तो सबसे पहले निर्माण और विकास, क्रियान्वयन और प्रवर्तन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जागरूकता, शिक्षा और प्रचार की जिम्मेदारी और साथ ही निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र इत्यादि को विकसित करने की जिम्मेदारी भी भारत के निर्वाचन आयोग की है। साथ ही तकनीकी प्रगति के लिए अनुकूलन, जैसा कि मैंने क्लास की शुरुआत में बताया कि तकनीकी परिवर्तन है। वर्तमान में चुनाव में तकनीक की बहुत बड़ी, तकनीक और सोशल मीडिया इत्यादि की बड़ी भूमिका है। तो ऐसे में चुनावी प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्मों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी आदर्श आचार संहिता को अनुकूलित किया है। ध्यान रखिएगा, भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और यह संभावित आदर्श आचार संहिता उल्लंघनों के लिए ऑनलाइन गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखता है। ठीक है, तो आदर्श आचार संहिता के विकास में, निर्माण में, निगरानी में, जागरूकता में, है ना, और उसके अद्यतीकरण, है ना, और उसके क्रियान्वयन इत्यादि में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन हम साथ ही बता सकते हैं आदर्श आचार संहिता के संबंध में कुछ चिंताएं भी हैं, जैसा गैर अनुपालन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग के पास वैधानिक शक्तियों का अभाव है, क्योंकि कानूनी स्वरूप नहीं है इसका। दूसरा, कानूनी प्रवर्तन के अभाव से गैर अनुपालन बढ़ता है। हम समय समय पे विभिन्न पार्टियों के द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले भी देख सकते हैं। साथ ही चुनाव रैलियों में फर्जी खबरों और घृणास्पद भाषणों को नियंत्रित करने में भी इलेक्शन जो कमीशन है वो पूरी तरीके से सफल नहीं रहा है। चुनाव आयोग की मात्र चेतावनियों से निवारक प्रभाव नहीं पड़ता। राजनीति प्रॉक्सी द्वारा डिजिटल और सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों को विनियमित करना। तो ऐसे में जरूरत है समय के साथ साथ आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में राजनीतिक दलों की सहमति बनाने की, इसे वैधानिक स्वरूप प्रदान करने की, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आदर्श आचार संहिता जैसी जो युक्तियां हैं वो चुनाव को ज्यादा पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ऐसे में आदर्श आचार संहिता को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। और उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे कंक्लूजन पे, यानी भारत का चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के विकास, कार्यान्वयन और प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने में जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे भारतीय संविधान में निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखा जा सका। अब यदि आप प्रश्न पे आए आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में निर्वाचन आयोग की भूमिका की बात करनी थी,
तो क्या क्या भूमिका है निर्वाचन आयोग की, है ना, हमें केवल विकास क्रम नहीं बताना, ओवरऑल निर्वाचन आयोग की भूमिका। तो ऐसे में यदि हमने देखा, हमने सबसे पहले परिचय देखा, भूमिका में हमने काफी सारे एंगल का जिक्र किया। सबसे पहले विकास का जिक्र किया, उसके बाद कार्यान्वयन व प्रवर्तन का जिक्र किया, उसके बाद हमने जागरूकता व शिक्षा का जिक्र किया, उसके बाद निगरानी व शिकायत निवारण तंत्र इत्यादि के संदर्भ में बताया, और तकनीकी तौर पे अद्यतन इत्यादि के मुद्दे। फाइनली हमने इसकी कुछ कमियां भी बता दी, यानी चिंताएं भी बता दी, और लास्ट में हमने कुछ सुझाव देते हुए निष्कर्ष। तो हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से 2022 तक के जो आपके प्रश्न हैं, 2024 के सारे पॉलिटी के, 2023 के और 2022 के, सब खत्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं बेहतर तरीके से। आप लोगों का दायित्व बनता है कि उन सारे क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से सुनना है, खुद अपने हाथ से आंसर लिखने हैं। कल से हम 2021 के जो प्रश्न हैं वहां से शुरू कर देंगे। तो आशा करती हूँ क्लास अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।